का नारा, जमे रहो, मंजिल का इशारा, जमे रहो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो सेशन है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर साइंस का 11 या 12 होगा, या 11 ही होगा। 11 प्रैक्टिस सेट नंबर है, ठीक ना। तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पारा मरकरी, पारा को क्या बोलते हैं, पारा को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, ठीक ना। ये भी याद करते चलना है। बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो, अच्छा, एक पारा बैरोमीटर में, तो पारा को मरकरी भी कहते हैं। बैरोमीटर क्या होता है, किसी को पता है? बैरोमीटर, ये बैरोमीटर क्या एक यंत्र है जो किसको मापता है, किसको मापने का काम करता है, कोई बता सकता है? तो ये किसको मापने का काम करता है बैरोमीटर यंत्र? ये आपको वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है। किसको मापने का काम करता है? वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि मरकरी मतलब कैसा बैरोमीटर है? पारा है, मतलब उसमें क्या भरा हुआ आपका? मरकरी भरा हुआ, मतलब पारा भरा हुआ है। युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो उससे क्या होता है? उससे आप देखोगे तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर जो है ऊंचाई क्या होता है? घटने लगता है, ठीक ना। क्योंकि आपका जो पारा होता है ना, ये क्या होता है? यह एक उच्च घनत्व वाला तरल पदार्थ है, ठीक ना, जो उच्च दबाव के लिए कॉलम को कम ऊंचाई प्रदान करता है, ठीक ना, कम ऊंचाई प्रदान करता है। पारा आपका क्या है? पारा आपका एक उच्च घनत्व वाला तरल पदार्थ है, ठीक है ना, लिक्विड है, जिसका घनत्व क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, जो उच्च दबाव के लिए कॉलम को कम ऊंचाई प्रदान करता है, ठीक ना। तो उसी तरह से क्या हो गया कि यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ के ऊर्ध्वाधर तक क्या होती है? ऊंचाई घटती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक ना। और मैंने जो यहाँ पर अदर आपको नोट्स बताएं वो सब आप एक कॉपी और एक पेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेकर बैठिए और उसको नोट करिए। इससे आपका क्या होगा कि साइंस का अदर कुछ जो इससे जुड़े हुए पॉइंट्स है वो आपका तैयार हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपका ये इससे पूछ लिया जाए, क्योंकि आपका जो है ना टॉपिक कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल के, ठीक ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हम सबको पता है कि किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का प्रयोग होता है, ठीक ना। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो जैसे ये एक हमारा क्या है? प्रिज्म है, ठीक ना। ये आपका प्रिज्म है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। और यहाँ से मान लेते हैं कोई लाइट आया, ठीक है ना, कोई लाइट आता है तो वो क्या होता है? वो आप देखोगे कि वो लाइट पड़ने के बाद ऐसे से पड़ता है, और ये क्या होता है? 7 कलरों में टूट जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 कलर में टूट जाता है। यहाँ से आपका लाइट आया, यहाँ से क्या आया? प्रकाश कैसा?
श्वेत प्रकाश आता है, ठीक ना, मतलब वाइट लाइट आया और वो प्रिज्म में पड़ा, प्रिज्म के अंदर से गुजरा और वो कितने लाइट में टूट जाता है, कितने प्रकाश में टूट जाता है, तो 7 कलर में टूट जाता है। कितने कलर में ब्रेक हो जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। वाइट लाइट कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। ये किसके द्वारा होता है? तो आपका प्रिज्म के कारण होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी क्रिया को जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी क्रिया को, पूरे क्रिया को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक ना। तो स्पेक्ट्रम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रिज्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। देखिए ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आप मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, आप कमेंट करते हो कि सर साइंस का बैच स्टार्ट कर दीजिए, मतलब सिलेबस का। देखिए सिलेबस पढ़ना सही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन है ना, पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट में क्या है ना, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है और हर साल एक ही टॉपिक पे पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप भी अगर मेरे से जुड़े होगे तो आप ये सब महसूस कर पा रहे होगे कि ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका है ना। तो इस तरह से आपका सोचो कि 5-10 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 10 क्वेश्चन रिपीटेड ही रहता है या 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, और आपका थोड़ा उससे जुड़ा हुआ नोट्स में बताते चलता हो, तो आपका समझो कि साइंस तैयार हो जाएगा। तो सिलेबस ही तो तैयार हो गया ना। तो सिलेबस तैयार हो जाएगा इस तरह से। इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसका नोट्स बनाओ, देखो कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। कैसा बाह्य विलयन होता है जब कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो आपका हो जाएगा बी, हाइपोटोनिक, ठीक ना। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन कैसा हो? हाइपोटोनिक हो, तो ठीक ना। हाइपोटोनिक होने के कारण क्या होता है? हाइपोटोनिक के कारण, हाइपोटोनिक तब जल, जब विलयन कैसा हो जाता है? हाइपोटोनिक हो जाता है, तब जल जो होता है, तब जल कोशिका की झिल्ली में पहुंचता है। तब जब हमारा विलयन हाइपोटोनिक हो जाता है ना, तब जल जो है कोशिका की झिल्ली में पहुंचता है, ठीक ना। और कोशिका के आयतन को बढ़ा देता है। ये कैसे बढ़ा देता है? तो मैं ये आपको समझा दिया यहाँ पर लिख कर। वो कैसे बढ़ा देता है? जब हाइपोटोनिक हो जाता है हमारा विलयन, तो क्या करता है, जो पानी होता है वो कोशिका की झिल्ली में पहुँच जाता है, ठीक ना। और कोशिका के आयतन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सही बात है। कोई आप जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, रुई ले लो, ठीक है। रुई लोगे, रुई, ठीक ना। और रुई का मतलब एक सिलेंडर टाइप का ऐसा कुछ ले लो, ठीक ना, पट्टी टाइप का। उसमें आप पानी भराओगे तो देखोगे ये फूल के थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो आयतन है वो इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से बोल रहा है कि रुई का, मान लो एग्जाम्पल, एक रुई का हम बंडल ले लेते हैं और उसको पानी में भिंगाएंगे तो उसके छिद्र में पानी भर जाएगा, तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से ये भी कोशिका का तो आयतन कैसे बढ़ता है, तो बाह्य विलयन जब हमारा हाइपोटोनिक हो जाता है तो जल क्या करता है, कोशिका के झिल्ली में पहुंच जाता है इस तरह से, और कोशिका के आयतन को बढ़ा देता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।
प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम में, क्या होता है बताइए? ये आपका होता है हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है? हिस्टोन के बिना में, मतलब हिस्टोन नहीं होता है, हिस्टोन के बिना क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। अफ्रीका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति था आपका अरस्तु। कौन था? अरस्तु, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें अरस्तु क्या किए थे ये भी जान लेते हैं। अरस्तु ने क्या किया था? उसने, मतलब अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था, ठीक ना। उसने जीवों का वर्गीकरण बहुत सारे एस्पेक्ट पे, मतलब बहुत सारे आधार पर किया था, जैसे स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। इसलिए इसको क्या करते हैं कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास सबसे पहले ज़्यादा किसने किया था? तो अरस्तु किया था, जिसमें पहले स्थल पे देखा, फिर जल में देखा, फिर वायु में भी देखा था, ठीक है ना। तो हो गया ना, अधिक आधार हो गए। ये क्या हो गया? 3 आधार हो गए। तो जो अधिक आधार हो गए वर्गीकरण करने के लिए, तो ये पहला किसने किया था? अरस्तु ने ऐसा प्रयास किया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 1 मीटर के स्केल में 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। देखिए, मान लीजिए 1 मीटर लिए, ठीक ना, यहाँ 0 है और यहाँ 2 एम्पियर है। 0 से 2 एम्पियर के बीच कितना कट लगा हुआ है, कितना भाग है? विभाग किया गया 20। मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गया है? यहाँ तक 20 पहुँचा दिया, ठीक है ना। यहाँ कितना पहुँचा दिया है? 20 भाग। कितने भाग? 20 विभाग, ठीक है ना। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करते कितने कितने भाग कर दिए? इस स्केल का कितना भाग कर दिया? 20 भाग कर दिया, ठीक है। तो इसका पूछा अल्पतमांक क्या होगा? इसका अल्पतमांक, तो देखिए अल्पतमांक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? 2 एम्पियर को कितने भागों में बांटा है? 20 में, तो 2/20 कर देंगे तो हमारा इसका अल्पतमांक निकल जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1/10, और डेसिमल में दशमलव बदलेंगे तो 0.1 आएगा। तो 0.1 एम्पियर, मतलब हर जो विभाग का एम्पियर बटेगा, हर विभाग का वो कितना बटेगा? 0.1 बटेगा हर विभाग में, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं? आपका अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है ना। तो अल्पतमांक का वैल्यू कितना आया? 0.1, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो सॉरी, ऑप्शन यहाँ से आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है, क्या है? फसल चक्र, हाँ। मिश्रित कृषि खेती, हाँ। कार्बनिक चक्र, हाँ। उपयोग सभी, हाँ। इसका मतलब जैविक कृषि में ये चारों सही है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र है, बताइए कौन सा सही रासायनिक सूत्र लग रहा है? देखिए, CaCl नहीं होता है। इसका सही क्या होता है? CaCl क्या होता है? CaCl2 होता है ना।
जिसे आप क्या बुलाते हो, CaCl2 को बोलते हो आप कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हो? कैल्शियम क्लोराइड क्या बोलते हो आप इसको? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हो। तो ये गलत फॉर्मूला है, आपका सही फॉर्मूला ये है, ठीक ना, CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो ऑप्शन ये तो सही नहीं, आपको यहाँ पूछा सही रासायनिक नाम, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। MgCl2 क्या ये सही लग रहा है? हाँ, ये सही है, MgCl2 सही है। इसे आप क्या बोलते हो? मैग्नीशियम। क्या बोलते हो इसे? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हो इसे? मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, तब ये सही तो हमको मिल गया, इसका मतलब ये सब क्या है? गलत है। तो इस सब का सही रूप देख लेते हैं। MaNaSO4 ये आपका गलत है, इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होता है Na2SO4। ये आपका सही होता है, जिसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट, ठीक ना। और ये है COOH, ये भी गलत है आपका। CaOH ये नहीं होता है, इसका सही अगर देखें तो क्या होता है? CaOH2, ठीक ना, ये होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, जिसे आप लाइम वाटर भी बोलते हो, है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया, जिसे चूना भी बोलते हो, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? मोनो कार्बोक्सिलिक का उदाहरण है। तो देख लेते हैं कौन है इसमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो इसमें जो है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है आपका फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, और एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल भी है और एसिटिक अम्ल, मतलब ए भी है और बी भी है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इससे क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपका जो मोनो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, इसके उदाहरण है आपके फॉर्मिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मिक अम्ल का? HCOOH। और दूसरा कौन है? एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH ये होता है, ठीक ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर सेट में। तो कौन सा है निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? तो देखिए, त्वरण होता क्या है? त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका जो मात्रक होता है त्वरण का, वो मात्रक क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारे क्या होते हैं? त्वरण के मात्रक होते हैं, SI यूनिट होते हैं। लेकिन यहाँ से पूछा है नहीं होते हैं पूछा है। तो ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। तो जो नहीं होता यही आंसर है। तो आपका आंसर कौन है? नहीं जो होते हैं, ऑप्शन सी है, किलोमीटर पर सेकेंड। ये त्वरण का
मात्रक नहीं होता। ये किसका मात्रक होता है? क्या कोई बता सकता है ये किसका मात्रक होता है? तो मुझे कमेंट करे, ठीक है ना। आंसर क्या करे? कमेंट करे कि ये किसका मात्रक होता है, ठीक है ना। ये किसका मात्रक होता है। देखते हैं कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपको बताना है किसका मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। कोशिका की जो रिक्तिका होती है उसको घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार 2023 के प्रीवियस सेट में और 22 के प्रीवियस सेट में पूछा गया है, ठीक ना। तो आप चिंता मत करो, आप मेरी बात पे ध्यान दो, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, अदर सब्जेक्ट सारे हो, सब में आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आप इसी को करो और इससे जो जुड़ा कुछ नोट्स आते हैं वो भी लिखो और उसी को प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो लिमिटेड टॉपिक बस यही सब है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 97 का क्या हो जाएगा? बी, टोनोप्लास्ट होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, पावर कहने का मतलब शक्ति का मान दिया हुआ कितना? 100 वाट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाट, ठीक है ना। ये आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पर है विद्युत में यहाँ पर आपका वोल्टेज है आपका 250 वोल्ट, ठीक ना। विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है इंग्लिश में बोले तो? आपको करंट पूछ रहा है, जिसे रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आई से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको याद है? आप सारे बच्चे को क्या फॉर्मूला याद है? तो ये फॉर्मूला होता है P बराबर V गुना में I होता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद रखना कि शक्ति बराबर क्या होता है? वोल्टेज गुना में विद्युत धारा। तो यहाँ से हमको I निकालने बोला है, तो P का मान तो आपको 100 दिया हुआ है, V का मान 250 दिया हुआ है और I आपको निकालना ही है। तो I बराबर क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय इतना, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, तो यहाँ 0.4 क्या आ जाएगा? और करंट का, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 आपका जो सल्फ्यूरस अम्ल है। सल्फ्यूरस अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है, मतलब केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, वो क्या है? तो H2SO3 है। क्या है? H2SO3। तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का मात्रा कितनी होती है? तो ये तो सारे बच्चों को पता ही होगा, कितनी होती है? 21% होता है। तो आप लोग को कमेंट में बताना है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको क्या करना है? इसका आपको कमेंट करना है, ठीक ना, आंसर। अब बहुत बच्चे एक आपसे बस शिकायत है कि बहुत बच्चे लोग कमेंट में जवाब नहीं देते। क्यों? आप अगर पढ़ रहे हो तो जब आप टाइप करने में कितना समय लग जाता है, वहीं पर ऑप्शन खुला होता है, आप टाइप कर दो आंसर, ठीक ना। देखिए इससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि
हमको करना है, लेकिन आप करते हो तो इससे क्या होता है कि हम तो आपको ऑफलाइन पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो आपसे कोई जुड़ाव तो है नहीं, लेकिन आप मेरी इतनी सी बात के पे कमेंट कर दोगे तो लगेगा कि हाँ आप मुझसे जुड़े हुए और हम आपसे जुड़े हुए हैं। बस ये एक बॉन्डिंग का है, बॉन्डिंग रिलेशन अच्छा बेहतर करने के लिए मैं एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाता है उसी को तो मैं देता हूँ होमवर्क में। तो आप ज़रूर कमेंट क्या करो, ठीक है ना, अच्छा लगता है, ठीक ना, आपसे थोड़ी बातें हो जाती है चैट पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जड़ें श्वसन जड़ें हैं? श्वसन जड़ें मतलब रूट जो है, कौन सा श्वसन जड़ें हैं इनमें से आपसे पूछ रहा है। तो 101 का क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आपका न्यूमेटोफोरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूमेटोफोरस जो होता है वो कैसा जड़ होता है? श्वसन जड़ होता है। कैसा जड़ होता है? श्वसन जड़ होता है। तो ये जो होता है जड़ें, जो न्यूमेटोफोरस जो होता है कैसा जड़ होता है? जो भूमिगत जड़ों के प्रकार में आता है। जो किस प्रकार के जड़ में आता है? तो भूमिगत जड़ों के प्रकार में आता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। क्या पूछा? आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। जी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। जी यहाँ पर क्या? गुरुत्वीय त्वरण है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? जी का मान क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए जी बराबर क्या हो गया? 0। तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? वस्तु का भार अगर निकाले तो हम जानते हैं क्या होता है? mg होता है, ठीक ना, भार। तो m गुना में g क्या होता है? केंद्र पे 0 होता है। तो यहाँ क्या हो गया? पूरा टोटल g। तो आपका वस्तु का भार जो त्रिज्या से कोई लेन देन नहीं यहाँ पर, ठीक है। r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा? तो शून्य होगा। अब कैसे निकलेगा ये मैंने बता दिया आपको। सीधा त्वरण के, गुरुत्वीय त्वरण के मान से हम लोग ने इसका आंसर फाइंड कर लिया, ठीक ना। क्योंकि केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब वस्तु का कोई भी भार जो पृथ्वी पर mg से नापा जाता है, तो mg फॉर्मूला होता है, तो उसमें जी का मान पुटअप कर दिए तो वो पूरा जुड़ के क्या आया हमारा? 0 आया। क्या आया? 0। आगे बढ़ते हैं। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है। तो ये आपका होता है 1.36 किलो जूल पर सेकंड होता है, ठीक ना। ये आपका एक तरह का याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपका MCQ है तो आप सीधा याद रखना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को कटने से बचाना, वृक्षों को बचाना, ठीक ना। वनों को बचाना नहीं, सिंचाई नहीं, साक्षरता नहीं, आपको क्या था? वृक्षों को बचाना था। ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है।
इनमें से आपका सबसे सक्रिय धातु कौन है? ऑप्शन डी कौन है? रेबिडियम है। कौन है? रूबीडियम। कौन है? रूबीडियम है। सबसे जो अच्छा से लिख देता हूँ मैं, सबसे जो सक्रिय है, मतलब यहाँ के लिए सबसे सक्रिय कौन है? रूबीडियम है। कौन है? रूबीडियम है। लेकिन अगर सबसे सक्रिय का आप सबसे सक्रिय का अगर आप चार्ट बनाओगे, अगर आप सबसे सक्रिय का चार्ट देखना चाहते हो तो सबसे पहले कौन सा सक्रिय धातु है आपका? CS मतलब CgM, उसके बाद Fr, उसके बाद Rb, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद डैडस जाके कहाँ पर ख़त्म होता है? लिथियम। ये आपका पूरा जो चार्ट बना, ये किसका बना? सक्रिय धातु का, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आपका जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन दिख रहा है? रूबीडियम दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या गया? रूबीडियम। लेकिन ये चार्ट आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, सबसे सक्रिय धातु का, ठीक है ना। CS को क्या बोलते हैं? CgM, ठीक है ना। ये आपका हो गया पोटेशियम, ये हो गया सोडियम, ये हो गया लिथियम, और Fr का आप लोग को कमेंट करना है कि Fr को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, Fr को क्या कहते हैं। तो इस तरह से आपके क्या हो गए? 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को अच्छा लगा वीडियो वो लाइक ज़रूर करें, और जो बच्चे चैनल पर न्यू है और अंत तक आए हैं, देखिए मैं अंत में ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अब अंत तक आए, इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, इसका लिए आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं दबाइएगा तो सब्सक्राइब करने का कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो क्या करिए, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो जब इस चैनल पर आए तो आपके पास वो वीडियो पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सके, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहिए, और नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं जुड़िए। आप लोग का एग्ज़ाम मार्च में है, अभी नोटिफिकेशन तो कल आने वाला था 10 जनवरी को, वो आया नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। और आप इतना भरोसा रखिए कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी 2023 का एग्ज़ाम दिया था, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे भी मिला है और अपने स्टेट में मिला है, सेल्फ स्टडी कर कर। तो आप भी घर में प्रैक्टिस सेट लगाओ। आपको अगर अपने स्टेट में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम 78+ % में लाना ही होगा, ठीक है ना। और ये आप गेन कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर लगा के कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग का जो भी छोटा मोटा मतलब जो आपके लिए भास्ट चैप्टर होगा मैं वो करवा दूंगा, ठीक है ना, अगर समय बचेगा। लेकिन पहले प्रैक्टिस से, ठीक है ना। चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।